नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेतन के एप्लीकेशन पर। तो फाइनली आप लोगों के कैप्सूल क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन पर। और आप सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसे हो आप लोग सभी, और क्लास में कौन कौन है। क्लास में सबसे पहले नजर आ रहे हैं मुझे आज आलोक, और है सोनू, और है धर्मवीर, निधि, आदित्य, शिवा, पूर्वा, सृष्टि, दीप कुमार सिंह। सभी को बहुत बहुत स्वागत है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। इस कैप्सूल क्रैश कोर्स में रोज एक कैप्सूल खानी है, और हर कैप्सूल आप लोगों के जो है वह नंबरों को बढ़ाने वाली कैप्सूल है। ठीक है, तो हर क्लास आप लोगों के लिए कैप्सूल है, और ये कैप्सूल क्या दिलाएगी, आपको नंबर दिलाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इन नंबरों की कैप्सूल को आप बढ़िया तरीके से खा करके जो है वो आपके अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हमारी ये तीसरी क्लास है। सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को 10 नंबर वाली कैप्सूल खिलाई थी, है ना। 10 नंबर की कैप्सूल में आपने साहित्यिक परिचय किए हैं। अब आपको जो मैंने बताया है उसके हिसाब से लिख करके उसको याद करना है। अब इसको टालना मत, इसके बाद ऐसा सोचोगे कि अब दोबारा हमारा बैकलॉग कर लेंगे और फिर एक बार और दोबारा से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। इस बार इसको याद कर लेना है, टालना नहीं है। तो कल पहले दिन आपको 10 नंबर की कैप्सूल खिलाई थी, यानी आपकी तरफ से अब साहित्यिक परिचय लिख करके एकदम, अगर पेपर में आपसे कल साहित्यिक परिचय पूछा है तो ये डन हो जाना चाहिए। अगर किसी ने अभी भी नहीं करा है तो सैटरडे, और मैं अच्छा इस बार तो संडे को मैं आपको छूट नहीं दे रही हूँ, लेकिन पूरे हफ्ते में जो पढ़ते हो उसको सैटरडे और संडे बैठ करके याद करो, लिख करके देखो, बिना देखे लिख करके देखो। ठीक है, फिर आपके दूसरे दिन हमने, यानी कल के दिन हमने क्या करा था, 6 नंबर की कैप्सूल खाई थी। कौन सी नंबर की कैप्सूल थी, 6 नंबर की। और वो कौन सी कैप्सूल थी, ये थी आपकी रसछंद अलंकार वाली कैप्सूल। ठीक है, रसछंद अलंकार वाली दवाई खाई थी आपने। हम तो पहले घर में क्या करते थे भैया, कैप्सूल खाने को मिलती थी तो कैप्सूल मुंह में डालने की बजाय बाहर, है ना, और पानी निकल देते थे क्योंकि दवाई खाने का मन नहीं करता था। लेकिन ये वाली आपको ऐसी नहीं करनी है कि हमको जो है, जैसे हम लोग ऐसे आपके हाथ से पीछे की तरफ फेंक करके और सिर्फ पानी पानी पीते थे, तो ऐसी लापरवाही आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसका नुकसान आपको बहुत बड़ा होगा फिर। ठीक है, तो आपकी ईमानदारी से जो कैप्सूल आपको खिलाई जा रही है वो आपको खानी है ना, अंदर पेट तक जानी चाहिए और पेट से सीधे दिमाग में जानी चाहिए, तब पेपर में फायदा होगा। और तीसरी कैप्सूल आज हमारी 5 नंबर की कैप्सूल है। इसमें हम लोग कहानी का उद्देश्य एवं सारांश देख रहे हैं। तो ये आपके कहानी का उद्देश्य एवं सारांश। यहाँ पर पेपर में आपको उद्देश्य अथवा सारांश आता है, तो या तो आप पांचों ही कहानियों का उद्देश्य याद करके लिखने की प्रैक्टिस करिए, या फिर आपको सारांश, सारांश में तो फिर आपको याद नहीं करना, सारांश में तो अपने शब्दों में हर कहानी को 80 शब्दों में आपको बता देना है। पीडीएफ आपके धीरे धीरे, थोड़ा सा पैनल में कोई दिक्कत चल रही है तो जिसको पीडीएफ और नोट्स की समस्या है, एक आध दिन इंतजार कर लीजिए। पैनल में टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों के वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के अपलोड होंगे। बस आप 1-2 दिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो सारी ही चीजें आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ भी और नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, 1-2 दिन का वक्त देंगे ना, पीडीएफ मिलेगा। आप लोग टॉपर्स 2026 बैच वाले बाकी बच्चे हैं तो आप सबको पता है कि आप लोगों का जो पीडीएफ वगैरह है वो सब मिलती है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो नए बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा कि ऐप में बुला तो लिया पर पीडीएफ तो डली नहीं। पर आप लोगों की समस्या है कि हमारे ऐप में टेक्निकल इशू होगा, तो थोड़ा सा हमको फिर वो, क्योंकि ऐप की जो टीम होती है वो बाहर से काम करती है तो उनको चीजें देखने में वक्त लगता है ना, तो इसीलिए वो आप लोगों के थोड़ा समय इसके कारण लग रहा है। अन्यथा आप लोगों की 1-2 दिन में अगर वो आपकी प्रॉब्लम जैसी सोल्व होगी, आपको कल से प्रॉपर पीडीएफ समय पे मिलेगी। ठीक, चलिए, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं भाई, गजब। चलिए, ठीक है, बैकलॉग इकट्ठा मत करना, नहीं तो मैं वहीं आके कूटूंगी। मैं बिल्कुल बैकलॉग इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार बैच में जितनी क्लासेस चल रही हैं उसके साथ साथ आपको चलना है ना, नहीं तो फिर मम्मी से बोलूंगी कि इनकी भैया डंडे से पिटाई करो, ये हर बार बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहली कहानी है बहादुर कहानी। ठीक है, सबसे पहली कहानी कौन सी है, बहादुर कहानी। तो बहादुर कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करिए। अब ये समीक्षा वाला सवाल किसका आता है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको इसकी समीक्षा करने के लिए आता है, लेकिन जो अगर हमारे बच्चे कौन से हैं, वो आपके कॉमर्स या साइंस वाले बच्चे हैं, तो उनके पेपर में उद्देश्य एवं सारांश आता है। तो अपना अपने हिसाब से आपको ये उत्तर लिखना है। जैसे आर्ट्स वाले बच्चे पूरा लिखेंगे कि अमरकांत, अच्छा इस कहानी के लेखक कौन है, बहादुर कहानी के लेखक, तो आप कहेंगे अमरकांत है।
तो अमरकांत जी की कहानी बहादुर एक गरीब और एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक, यानी मार्मिक मतलब जो बिल्कुल दिल को छू जाए, ऐसी कहानी है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बनकर काम करता है, उस बच्चे की यह कहानी है। यह कहानी समाज के दो वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच के रिश्तों को बहुत सच्चाई से दिखाती है। ये हमने शुरुआत में इसका परिचय दिया। समीक्षा मतलब होता है जैसे मैं कोई फिल्म देख करके आई और फिल्म देखने के बाद मैं बताऊं कि इस फिल्म में आप लोगों के क्या है, इस फिल्म में मुझे गाने बहुत अच्छे लगे लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं थी। हाँ, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, फिल्म में जो एनिमेशन का प्रयोग था, वीएफएक्स का प्रयोग था, वो बहुत अच्छा था, और लेकिन फिल्म में आप लोगों के जो समय था फिल्म का 2-2.5 घंटे, ये बहुत ज्यादा था, ये फिल्म 1.5 घंटे में भी खत्म हो सकती थी। तो मैंने उस फिल्म को देखने के बाद उसकी समीक्षा करी, उसका रिव्यू दिया कि उस फिल्म में क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी। तो ऐसे ही किसी कहानी को पढ़ने के बाद उस कहानी का शीर्षक बहादुर रखा गया है, वो कैसा है, कहानी की भाषा कैसी है, इसकी कथा वस्तु थी क्या, है ना, इसमें आप लोगों के ये सारी बातें समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने शीर्षक लिखा, तो शीर्षक में आप क्या कहते हैं, शीर्षक में आप कहते हैं कि बहादुर कहानी का नाम बहुत सरल और बहुत छोटा और अर्थपूर्ण है। तो कहानी में आप लोगों के पीडीएफ मिलेगा बच्चे, पीडीएफ मिलेगा, आप लोग एक दिन इंतजार करिए, है ना, आप लोगों के आज शाम से पीडीएफ प्रॉपर डलने लग जाएंगे। तो इसीलिए बस एक दिन का 24 घंटे का समय दीजिए, सारी चीजों का पीडीएफ मिलेगा आपको, हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, जो पिछली 2 क्लासेस हुई है उसका भी मिलेगा, आगे जितनी क्लासेस चलेंगी सबका मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया था, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखा है शीर्षक, तो शीर्षक में आप कहते हैं बहादुर कहानी का नाम बड़ा सरल, बड़ा छोटा और अर्थपूर्ण रखा गया है। पूरी कहानी का केंद्र कौन है, बहादुर। ये कहानी जहां से शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है तो उस बच्चे की ही कहानी है, इसके अलावा आपको कुछ बात पता चली पूरी कहानी में। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु बहादुर था, उस लड़के का नाम क्या था, दिल बहादुर नाम था, लेकिन बड़ी चालाकी से, जैसे आप घर आपके ढाबे पर कोई भी काम करता हुआ आपको लड़का दिखता है तो आप उसका नाम अपने सहूलियत के हिसाब से छोटू कर देते हैं कि छोटू प्लेट लगाओ, छोटू टेबल साफ करो, छोटू इधर आओ, छोटू उधर आओ। तो ऐसे ही इस बच्चे का नाम, जिसका नाम उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से दिल बहादुर रखा होगा, उसका नाम यहाँ पर बड़ी चालाकी के साथ जो निर्मला जिसके घर में वो नौकर बनकर आता है उसमें से दिल निकालकर बहादुर रख देती है। तो ये बहादुर कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक इस कहानी का केंद्रीय पात्र बहादुर है। इस नाम से ही पाठकों के मन में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, इसीलिए यह शीर्षक, शीर्षक मतलब जो इसका कहानी का नाम रखा गया है, यह पूरी तरीके से उपयुक्त है, सफल है। तो समीक्षा में हम कहानी की अलग अलग चीजों पर बात करते हैं। पहले हमने शीर्षक बताया कि इस कहानी का जो नाम है बड़ा छोटा रखा गया है, बहादुर, कहानी का नाम खत्म, और इसका केंद्रीय पात्र भी बहादुर है। तो नाम से ही पाठकों के मन में अचानक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर बहादुर कौन है, ये कहानी क्या है, तो इसीलिए ये कहानी का शीर्षक बहादुर रखना बिल्कुल ठीक है। अब कई बार पेपर में ये साइंस वाले बच्चों का भी आता है, जो साइंस वाले बच्चे हैं, आपके कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनसे आता है कि कथानक लिखो या कथा वस्तु लिखो। तो कथा वस्तु या कथानक क्या है, तो कहानी को ही आप कथा वस्तु या कथानक कहते हैं। तो आप कथा वस्तु बोले, आपको बोले कि इसमें कथा वस्तु लिखिए, आपसे बोले कहानी का सारांश लिखिए, तो उसमें यही सारी चीजें आप बताते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से तैयार करना है, जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, कथा वस्तु लिखने के लिए आता है, कथानक लिख करने के लिए आता है, कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है, तो उसमें आप कहानी के बारे में बताते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि इस कहानी में, इस बहादुर कहानी में 12-13 साल का एक गरीब लड़का बहादुर, उसकी यह कहानी है, जो अपने घर में मारपीट की उपेक्षा से तंग आकर भागकर शहर में आ जाता है। एक लेखक उसे अपने घर में नौकर की तरह रख लेते हैं, वह पूरे समर्पण और मेहनत से वहां काम करता है, लेकिन घर वाले उसको अक्सर डांटते पीटते हैं। एक दिन घर पर चोरी का झूठा आरोप उस पर लगाया जाता है, जिससे वो बहुत आहत होता है और अचानक एक दिन चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। तो ये कहानी यथार्थ, सहजता और मनोवैज्ञानिकता से भरपूर है। पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो आप कहेंगे कि कहानी में ज्यादा पात्र नहीं है। कहानी में मुख्य पात्र कौन से हैं, बहादुर है, लेखक है, उनकी पत्नी है, और एक है किशोर जो लड़को सबसे पहले मारना पीटना शुरू करता है। तो कहानी के पात्र बहुत कम है, ठीक है, 4 ही पात्र है मुख्य, बहादुर है, लेखक है, उसकी पत्नी निर्मला है, और उनके घर का बड़ा लड़का किशोर है। तो आप बताएंगे कि ये मुख्य पात्र हैं, बीच में रिश्तेदार आते हैं जिसके कारण उसकी एक बार आपकी लेखक उसको पीटते भी हैं चोरी के इल्जाम पर, लेकिन ज्यादातर जो है कहानी में यही 3-4 पात्र आपको दिखाई देते हैं। सभी पात्रों को उनके स्वभाव और सामाजिक स्तर के अनुसार बहुत स्वाभाविक रूप में दिखाया गया है। इस कहानी के पात्रों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कहीं से एलियन आ गए, आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिख जाते हैं
जो घर में चोरी, जो आपके नौकर होगा उस पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे, है ना, जो घर के नौकर से काम करवाएंगे खूब ज्यादा, उस पर एहसान भी जताएंगे, हम तो तेरे को ये दे रहे हैं, पड़ोस के घर में काम करता तब तुझे पता चलता। तो ऐसे पात्र इसमें प्रयोग किए गए जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पात्र जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसा होता है, तो उसको आप बताते हैं कि हाँ ये पात्र बड़े स्वाभाविक और सामाजिक स्तर के अनुरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। खास बात यह है कि कहानी की पूरी कहानी बहादुर के चारों ओर ही घूमती है। पॉइंट्स में लिख सकते हैं, हेडिंग बना के लिख सकते हैं, लिखने का पूरा तरीका आपका अपना होगा कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं, ठीक है। कथोपकथन या संवाद ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, ये पूरा आर्ट्स वाले बच्चे लिखेंगे। साइंस वाले बच्चों को इनमें से कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है, शीर्षक के बारे में लिखना या आपकी इसकी पात्र के बारे में लिखना, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। कथोपकथन या संवाद, संवाद होता है डायलॉग, तो इसमें संवाद बहुत कम है लेकिन बड़े प्रभावशाली है। जैसे चल बना रोटी, वो कहता है नहीं बनाऊंगा, वो कहता है जी नहीं बाबूजी। तो ये कहानी के कुछ डायलॉग दो चार जो आपको याद आते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कथा, ये जो कथोपकथन है ये बड़े पात्र के अनुकूल, जैसे आपके जो बच्चा है वो अपने हिसाब से डायलॉग बोलता है, जो आपकी निर्मला है जैसे नौकरों से बात की जाती है उस हिसाब से बोलती है चल बना रोटी, है ना। तो ये बड़े पात्र अनुकूल और स्थिति के अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं। भाषा शैली भी जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे हैं कि भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की है। तो बोलचाल वाली भाषा जैसे आप अपने घर में बोलते हैं ऐसे तो बोलते हैं ना, तो इस प्रकार उर्दू और स्थानीय शब्दों का प्रयोग है, जैसे शरारत, जैसे वो बहुत शरारती है, शरारत करता है ना, उसने किस्सा सुनाया, इज्जत। मुहावरे प्रयोग है कि तुरंत वो 9 2 11 हो गया, पंच बराबर होना। तो इस तरीके से भाषा के बारे में लिखेंगे। देश काल और वातावरण, कहानी का वातावरण निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों की सच्चाई को दिखाता है कि बेचारे जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जैसे जो आपके बहादुर है उसकी माँ, उसके पिताजी नहीं रहे तो उसकी माँ पर घर की सारी जिम्मेदारी हो आ गई, उसकी माँ चिड़चिड़ी हो गई तो बच्चे को पीटने लगी। तो ये सब क्या है, ये निम्न परिवारों की स्थिति है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, इतना थके होते हैं काम से कि कई बार गुस्सा बच्चों पर ही निकल जाता है। तो ये सब चीजें आपकी एक निम्न वर्गीय परिवार की स्थिति को दिखाते हैं। और मध्यम वर्गीय में निर्मला के घर की स्थिति, कि जहां पर एक नौकर आ गया है तो बस उनको लगता है कि समाज में हम तो जो है बिल्कुल बहुत बड़े लोग हो गए हैं, है ना, चारों तरफ जाकर के हल्ला करते हैं कि हमारे घर में तो नौकर है, ये है वो है। तो ये सब क्या होगा, ये आपके परिवारों की सच्चाई है। घर का माहौल थोड़ा अव्यवस्थित है लेकिन लोग इज्जत और दिखावे में यहाँ पर जीते, नौकर को डांटना मारना, उससे लगातार काम करवाना उस समय की सामाजिक सोच को दिखाता है। ये उद्देश्य आप लोगों के आर्ट्स वाले बच्चों को, ये सॉरी साइंस वाले बच्चे, ये आप लोगों के उद्देश्य आपके पेपर में आता है। तो आप लिखेंगे यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज की सच्चाई को उजागर करने के लिए लिखी गई है। यह दिखाती है कि गरीब वर्ग के साथ कितना अन्याय होता है, साथ ही यह सिखाती है कि इंसान को अपने व्यवहार में संवेदनशील और मानवीय होना चाहिए। और कहानी वर्ग भेद को मिटाने और सहानुभूति को बढ़ावा देने की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य में क्या क्या बताएंगे कि कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह कहानी हमें समाज की आईना दिखाती है, समाज की सच्चाई को उजागर करती है, दिखाती है कि गरीब वर्ग के साथ कितना अन्याय समाज में होता है, कि चोरी करी है तो उसी ने करी होगी जबकि उसने करी नहीं है। तो ये आपके गरीब वर्ग के साथ दिखाई देने वाले अन्याय को दिखाती है। कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए उद्देश्य आता है, इसको याद करेंगे। साथ ही ये सिखाती है कि इंसान को अपने व्यवहार में कितना संवेदनशील होना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपसे छोटा ही क्यों ना हो तो आप उसको बहुत अच्छे से बात करें, है ना, किसी को ऐसी कुछ भी ना बोल दें, क्योंकि आपके शब्दों का प्रभाव उसके मन में हमेशा के लिए पड़ जाएगा। जैसे क्लास में भी आप लोग कमेंट करते हैं तो कई बार कुछ कमेंट ऐसे होंगे जो मेरे दिमाग में कितने समय तक बने रहेंगे। अगर आप अपनी भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत सारी बातें, ऑनलाइन का यही तो नुकसान है। ऑनलाइन में बच्चे अगर क्लास में सामने हो तो उनकी हिम्मत नहीं है कि टीचर को छू करके कुछ बोल जाए, उल्टा बोल जाए, कुछ और बोल दे, बदतमीजी से बोल दे, कुछ क्लास के अलावा कुछ ऐसी बातें कर दे जो आपको टीचर से नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में आपकी शक्ल कौन दिख रहा है, तो कोई कुछ भी लिख करके चला जाता है। तो कई बार आपके वो कमेंट, आपके वो शब्द ना जाने कितने समय तक उस जिसको ने वो कमेंट पढ़ा है उसके दिमाग में चलते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये आपके शब्दों की शक्ति है कि आप सामने वाले को क्या बताते हैं। तो ऐसे ही घर में काम कर रहा हुआ नौकर जिसके साथ किस तरीके का व्यवहार करा जा रहा है तो उसको कैसा लग रहा होगा, है ना। तो हमें अपने व्यवहार के प्रति, कि हमें अपना व्यवहार कैसा संवेदनशील बनाना चाहिए, कैसा हमें मानवीय बनना चाहिए। हमें हमेशा जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता। अगर ये सोच समझ के हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम किसी का दिल नहीं दुखाते कभी, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी यही लिखेंगे, कहानी वर्ग भेद को मिटाने और सहानुभूति को बढ़ावा देने की बात करती है। अब आप सोच रहे हैं 80 शब्द, है ना, एक कमेंट मैंने देखा 80 शब्द। देखो, अगर अभी आपको शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। जब आप एग्जाम में लिख करके आएंगे तो अभी जब आपने 150 शब्द पढ़े होंगे ना, तब जाकर के पेपर में आपके यहाँ पर 80 शब्द निकलने वाले हैं।
क्योंकि आधा तो आप भूल जाएंगे। आपको लगता है सारा एक एक लाइन, आप एक एक शब्द याद रहेगा? आपको यहाँ पर जब इतना सारा पढ़ेंगे तो उसको छोटा करके अपने शब्दों में लिख देना है। जैसे ये देखो, कहानी का उद्देश्य है, ठीक है। अब इस उद्देश्य में मैंने इतना ही लिखा, पूरा तो नहीं लिखा है ना, हमने छोटा लिखा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो पहला वाला सवाल था, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए उपयोगी था। ये किसके लिए? आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। कहानी की समीक्षा आर्ट्स वाले बच्चों से ही आता है, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों से समीक्षा नहीं पूछता। कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों से क्या पूछेगा? कहानी का उद्देश्य लिखो या कहानी का सारांश लिखो। तो कहानी का उद्देश्य हम लिखते हैं कि अमरकांत जी की बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज में मौजूद अमीर और गरीब वर्ग के बीच की दूरी, उनके बीच के जीवन संघर्ष को दिखाना है। इस कहानी में लेखक ने गरीब बच्चे बहादुर के माध्यम से यह बताया कि कैसे गरीबी और उपेक्षा के कारण उसका बचपन दब गया। बहादुर 12-13 साल का एक बच्चा है जो पहले माँ की और फिर मालकिन निर्मला की सख्ती को सहता है। जरूरत नहीं है। कहानी में जो याद करने वाला पॉइंट है वो ये है, इस कहानी का सहानुभूति आए कि भाई वो भी इंसान ही है। पहला उद्देश्य हमारी इस कहानी का ये, बच्चों के बचपन की रक्षा करना। 12-13 साल के बच्चे से इतनी काम करवा देना। उसकी माँ भी उसको मारती पीटती है, लेकिन फिर भी माँ माँ होती है ना, कि वो आपको मारेगी पीटेगी, अगले दिन प्यार करेगी। लेकिन जो आप किसी और के घर में अगर सोच रहे हैं कि भाग करके मैं चला जाऊंगा, कमा लूंगा, तो वहां कैसा व्यवहार होता है ये हमें दिखाया कि 12-13 साल के बच्चे से पूरे घर का काम करवाया जा रहा है। तो ये बच्चों के बचपन की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और समाज में संवेदनशीलता को जगाना। ये 3 शब्द, ये 3 अगर पॉइंट आपको याद है तो आप इस पूरे उत्तर को लिख देते हैं। समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना, कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो तभी हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और हमारे शब्द दूसरों के मन में किस तरीके की जो भावना है उसको पैदा कर सकते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो मुख्य इसमें 3 बिंदु आप लोग इसके की पॉइंट में 3 पॉइंट लिख देना। एक तो गरीबों के प्रति सहानुभूति पैदा करना, इसको 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना कि यहाँ पर गरीबों के प्रति सहानुभूति पैदा करने का मतलब, लेखक के घर में जब जो छोटा बहादुर है वो नौकरी करने आता है तो उसने पहले अपने घर की माँ की पिटाई खूब खाई हुई है, और अब उसके साथ घर में आपके कैसा सलूक किया जाता है। तो किशोर जो घर का बड़ा लड़का है उसको मारता पीटता है, जो निर्मला है वो भी कुछ दिन तो अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन फिर वो भी उसको डांटने पीटने धमकाने लगती है। तो इससे क्या होता है आपके जो, और जो चोरी का इल्जाम, इसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति में चोरी का इल्जाम उस पर लगा दिया जाता है, तो रिश्तेदार उसको कहते हैं कि इसने चोरी की है। तो इसके प्रति आपकी सहानुभूति हमारे मन में जागे, हमारे मन में पैदा हो कि हमारे समाज में जब इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। तो छोटा बच्चा है, 12-13 साल का है, वो शैतानी करता है, खेलता कूदता है, उसकी उम्र भी अभी यही करने की है, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उस बेचारे का बचपना दब गया है। इस बात को आप यहाँ पर बताएंगे। समाज में संवेदनशीलता का होना, कि अगर हमारे से समाज में कोई नीचा भी है तो उसके साथ एक सही व्यवहार करना। आपके ये 3 मुख्य बिंदु हैं इसमें, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कहानी के सारांश में आप लोग, कहानी के, ये तो आप लोगों ने देखा कहानी का उद्देश्य। कहानी के सारांश में आप लोगों को अपने शब्दों में कहानी का उद्देश्य लिखना होता है। जैसे आप कहानी का सारांश बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि बहादुर कहानी एक नेपाली 12-13 साल के लड़के की है, जो कि आपके, जिसके पिता जो है वो आपके पिता के ना रहने के कारण उसकी माँ पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, तो उसके कारण उसकी माँ उसको पीटती थी। तो एक दिन वो गुस्से में घर छोड़कर भाग गया, और वो आपके लेखक के घर में नौकर बनकर लाया गया, और वहां जो है वह पहले तो उसके घर में बहुत ज्यादा जो है लाड़ प्यार से उसे रखा गया, लेकिन धीरे धीरे जो है आपके घर वालों का व्यवहार बदलता गया, जिसमें घर का जो बड़ा लड़का किशोर है उसको सबसे पहले हाथ उठाता है। फिर धीरे धीरे जो आपकी निर्मला है वह भी पड़ोसियों के भड़कावे में आकर उसको डांटने लगती है, धमकाने लगती है। फिर एक दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, जिस दिन लेखक भी उस पर हाथ उठा देता है। और एक दिन जब उसके मन में इतना खौफ बैठ जाता है, इतना डर बैठ जाता है कि जब उससे गलती सिलबट्टा टूट जाता है तो कहीं आज मुझे पीटा जाएगा यह सोचकर वो घर से भाग जाता है। और इस तरह उसके जाने के बाद जो निर्मला है, किशोर है और जो लेखक है उनको पछतावा होता है। तो यही कहानी का सारांश है। इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है, और उद्देश्य में क्या क्या लिखना है कि समाज में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना, ठीक है, बचपन की रक्षा करना, ठीक है, और समाज में गरीबों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इसके प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। ये 3 पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक। उद्देश्य और सारांश समझ में आया कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं लाठी कहानी पर। लाठी कहानी का उद्देश्य एवं सारांश की बात करें तो यहाँ पर लाठी कहानी में आप सारांश अपने शब्दों में ही लिखेंगे, ठीक है। आपके साइंस वाले बेटा सिर्फ कहानी का सारांश और उद्देश्य, सारांश उद्देश्य में क्या अंतर है। सारांश में आप कहानी जो आपने पढ़ी है उसको अपने शब्दों में सुना देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई। उद्देश्य में है कि कहानी आपको क्या संदेश देना चाहती थी, कहानी का मैसेज क्या था। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आपको बोर्ड में टॉपर बनाना। मैं पढ़ा रही हूँ एक बात है, लेकिन उद्देश्य क्या है,
अगर मैं आपके एग्जाम नहीं देना होता, आपके एग्जाम में ये नहीं आता, तो क्या आप पढ़ते, ये बताओ? तो आपके पढ़ने का उद्देश्य क्लियर है कि मुझे नंबर लेकर आने हैं, ये पेपर में पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये पेपर में नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे ही जो कहानी लिखी गई है वो समाज में आपको क्या संदेश देना चाहती थी, क्या मैसेज था उस कहानी का? तो बहादुर कहानी का मैसेज था कि हमारे समाज में किस तरीके का व्यवहार लोग दूसरों के साथ करते हैं, है ना। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब नौकर आता है तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है, ठीक है। अगर गरीब परिवार में कोई बच्चा है तो उसके पास कितनी जिम्मेदारियां आ जाती है, ठीक है। घर वाले उस पर सही से ध्यान नहीं दे पाते, ये दिखाया गया है बहादुर के माध्यम से। तो ये आपके कहानी के उद्देश्य और सारांश में अंतर होता है। अब यहाँ पर जो लाठी कहानी है, लाठी कहानी के सारांश में आप पूरा बताएंगे कि यहाँ पर यह जो कहानी है उसमें एक कप्तान जोशी है, उसकी पत्नी है बानो। कप्तान जोशी की पत्नी जो बानो है वह आपकी जो गोठिया सैनिटोरियम है वहां पर रहती है, जिसको टीबी नामक बीमारी है, और आपके यहाँ जो कप्तान जोशी है वो उसकी खूब देखभाल करता है। फिर आप बताएंगे कि जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो यहाँ पर कप्तान जोशी को 3 दिन, शादी के 3 दिन बाद ही बसरा जाना पड़ा था, है ना, और वो वहां से 2 साल लौटा नहीं। इस 2 साल में बानो पर ससुराल वालों ने इतने अत्याचार किए थे कि वो सूख के बिल्कुल दुबली पतली हो गई, और उसको जब टीबी बीमारी हुई तो घर वालों ने उसको वहां से घर से भी निकाल दिया और ये गोठिया सैनिटोरियम में रही। 2 साल बाद जब कप्तान जोशी लौटा, उसको पता चला कि उसकी पत्नी जो है टीबी हो गई है और वो इस अस्पताल में है। तो कप्तान जोशी बिना सोचे यहाँ आ जाता है, अपनी पत्नी की खूब देखभाल करता है, और अस्पताल में ही एक नेपाली भाभी होती है जो कि खूब हट्टी कट्टी है लेकिन खूब हंसमुख है, अपने ससुर को, अपने पति को खूब गाली देती है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी भी आपके जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो कप्तान जोशी और जो आपकी बानो है वो भी सोचते हैं कि अब शायद बानो के पास भी जब उतनी हट्टी कट्टी भाभी नहीं बची तो बानो तो बेचारी पतली दुबली है। और कुछ दिनों बाद जो अस्पताल का डॉक्टर है वो बानो को भी नोटिस थमा देता है कि आपको यहाँ से अब अस्पताल में से जाना पड़ेगा क्योंकि बानो के पास बहुत समय नहीं है। और आपके जब बानो को यह बात पता चलती है, कप्तान जोशी उसे बताता तो नहीं, लेकिन जब उसको पता चलती है तो एक रात जब ये सोकर उठता है तो देखता है बानो उसके आसपास नहीं है। ढूंढने पर पता चलता है कि बानो तो आपकी नदी के किनारे उसकी साड़ी मिलती है, पता चलता है कि बानो ने आत्महत्या कर ली। कप्तान जोशी दूसरी शादी कर लेता है प्रभा से। जब वो आपकी कुछ सालों बाद घूमने जाते हैं तो वहां आपकी एक चाय की दुकान पर रुकते हैं, जहां कप्तान जोशी को बानो जैसी एक महिला दिखाई देती है, और पूछने पर पता चलता है कि वो तो लाठी है, बोल नहीं सकती, और उसको नदी में बहता हुआ पाया था, उसकी जीभ कट चुकी थी। तो तब जाकर कप्तान जोशी को पता चलता है अच्छा बानो उस दिन मरी नहीं थी, वो तो बच गई थी। अब कप्तान जोशी की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, तो अब वो उसको अपने जीवन में वापस नहीं लेकर आ सकता, और इस तरीके कहानी का अंत होता है। तो ये आपकी जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आप इसको अपने शब्दों में बता सकते हैं। जैसे मैं कहानी का सारांश लिखूं तो आप बताएंगे कप्तान जोशी और उसकी पत्नी बानो की प्रेम, बीमारी और बिछोह की मार्मिक गाथा है। सबसे पहले गोठिया सैनिटोरियम का जिक्र आएगा इसमें, फिर इसमें बानो और कप्तान के बीच के प्रेम की बात आप करेंगे, नेपाली भाभी की मृत्यु की बात करेंगे, बानो की मृत्यु की बात करेंगे, फिर कप्तान का दूसरा विवाह, लाठी से मुलाकात। तो ये सब आपकी कहानी का, अब मैंने जो आपको कहानी बताई है उसी को अपने शब्दों में, जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा है वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आपने कहानी पढ़ी, आपने कहानी समझी, अब उसको आपने लिख लेना है। तो साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, सभी को सारांश तैयार कर लेना है, कहानी का सारांश अपने शब्दों में। अब कहानी के आधार पर इसकी समीक्षा वाला उत्तर, जैसे हमने अभी बहादुर कहानी की समीक्षा करी थी, ऐसे ही इस कहानी के शीर्षक, कथा वस्तु, ठीक है, इसका पात्र, ये सब आपके जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब यहाँ पर जो कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे हैं उनको उद्देश्य कहानी का लिखना होता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेम और त्याग की अमरता। कप्तान जोशी जैसा प्रेम बानो से करता है तो वह क्या है? प्रेम की अमरता, कि वह आपके उसके आखिरी समय तक उसके साथ बना रहता है, ठीक है, उसकी आपके पूरी तन मन धन से उसकी सेवा करता है, ठीक है। उसके घर वाले कहते हैं कि भाई जो है तुझे, डॉक्टर कहता है कि तुझे खुद बीमारी हो जाएगी, उससे दूर रहना है, लेकिन वो तब भी उसके पास ही आपके रहता है। तो यहाँ कप्तान जोशी का जो बानो के प्रति प्रेम है, समर्पण है, इस भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। वह उसकी बीमारी में भी उसका साथ नहीं छोड़ता, तो यह एक सच्चे प्रेम की मिसाल है। जीवन की नश्वरता, लेकिन अगर आपके कहानी बताती है कि मृत्यु अटल है, चाहे इंसान कितना भी प्रिय क्यों ना हो। तो बानो की मृत्यु और नेपाली भाभी का अंत ये संदेश देता है कि भैया जीवन में कुछ पता नहीं है कब कौन आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। तो दूसरा उद्देश्य। तीसरा, सामाजिक बंधन। जैसे अस्पताल में अगर वह नहीं कहते कि बानो को लेकर जाओ, तो बानो को ये चिंता नहीं होती कि मेरा पति अब मुझे कहाँ लेकर जाएगा, मेरा पति परेशान होगा, तो ये सोचकर वो नदी में कूद गई। तो यहाँ पर जो सैनिटोरियम के नियम थे कि मरने वाले को, मरीज को वहां नहीं रखा जा सकता, इससे समाज की संवेदनहीनता पता चलती कि कोई व्यक्ति मर रहा है और आप उसको घर से निकाल रहे हो कि ये मरने वाला है, भाई तू हमारा घर छोड़ दे, हमारे घर में तू मर नहीं सकता। ऐसी बात समाज की कितनी संवेदनहीनता को दिखाती है। इसी नियम की वजह से बानो आत्महत्या करती है। ये एक उद्देश्य कि समाज कितना असंवेदनशील है।
नारी जीवन की पीड़ा कि बेचारी बानो जिसका पति उसके घर पे नहीं है, 2 साल हो गया, तो उसके सास उसकी ननदें उसको कितना काम करवाती है, उसको कितने ताने देती है, और वो बेचारी जो आपके नई नई अभी शादी करके आई थी उस पर इतना अत्याचार किया जाता है कि वो बिल्कुल सूख कर काटा हो जाती है ना, उसको बीमारी हो जाती है। तो ये सब बताया कि बानो का विवाह के बाद परिवार के ताने सहने पड़े, वो टूट गई। और नेपाली भाभी की भी यही स्थिति है कि उसका पति और उसका जो ससुर है वो उसको देखता ही नहीं है। तो नारियों का जीवन अगर पति साथ देने वाला ना हो, पति साथ ना हो, तो कितना विवशतापूर्ण हो जाता है, ये दिखाया। समय के साथ बदलते रिश्तों की सच्चाई, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कप्तान जोशी भले ही बानो से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अगर बानो उसकी आत्महत्या बानो ने कर ली तो यहाँ कप्तान जोशी ने दूसरी शादी कर ली और वो जीवन में आगे बढ़ा। तो हमें हमारा कोई प्रिय छोड़ के भी चला जाता है तो हम 2 दिन रोते हैं, 4 दिन रोते हैं, हफ्ता दिन रोते हैं, महीने दिन रोते हैं, उसके बाद हम अपने पूरे जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर दिखाई है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखने हैं, शब्द याद रखिए, कहानी आप खुद बुन लेंगे। एक तो प्रेम, कप्तान जोशी का बानो से ऐसा प्रेम जो उसकी बीमारी में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। दूसरा मृत्यु, कि मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब आपके पास आकर के आपके किसी प्रिय को ले जाएगी। तीसरा सामाजिक बंधन, सामाजिक नियम कि सैनिटोरियम जो है वो आपके बानो को जब वो मरने वाली होती है तो कहता है कि खाली करना पड़ेगा अस्पताल, इसके कारण बानो आत्महत्या करती है। चौथा मानवीय संवेदनाएं, है ना, कि भैया एक मनुष्य की हम संवेदना फीलिंग आपकी समझ ही नहीं रहे हैं। हम आपके जो एक नई बहू पर उतना अत्याचार, जिसका पति उसके साथ नहीं है, उस पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। ये 2-4 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो इसका उद्देश्य आगे आप बना लेंगे, ठीक है, इसमें समस्या नहीं आएगी आपको। यही बातें इसमें बताई गई है। अब आगे बढ़ती हूं अगले उस पर। अगली कहानी हमारी ध्रुव यात्रा कहानी है, ठीक है। अगली कहानी कौन सी है, ध्रुव यात्रा कहानी है। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश देखेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश में क्या लिखते हैं, देखो, 5 नंबर के आपके उद्देश्य या सारांश 5 नंबर में आता है। पेज मत गिनिए, पेपर में लिखा होता है 80 शब्दों में लिखो। आप 80 शब्द गिनकर लिखोगे नहीं, ऐसा होगा क्या कोई एक एक शब्द लिखते हुए गिनोगे कि 80 हो गए। 80 अगर शब्द अगर बीच में खत्म हो गए कि बानो एक दिन आत्महत्या, अब यहाँ पर 80 शब्द हो गए तो आगे का वाक्य नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यानी आपको अपना उत्तर लिखने पर फोकस करना है। हमें इतने शब्द लिखने हैं, इतने पेज लिखने हैं, ऐसा नहीं। आपका 1 से 1.5 पेज आप लिख देते हैं इसमें। 1 पेज में अगर पूरी बात खत्म हो रही है तो ठीक है, 1 पेज में नहीं खत्म हो रही है तो थोड़ा सा आधा पेज आगे और ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों की अब कौन सी कहानी है, अब आपकी ध्रुव यात्रा कहानी को देखें तो ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश में आप लिखेंगे कि इसमें राजा रिपुदमन और उर्मिला की कहानी है। मारुति, आचार्य मारुति, ये 3 मुख्य पात्र हैं इसमें, रिपुदमन, उर्मिला और मारुति। तो राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव जीतकर भारत लौटे हैं, भीतर से बड़े असंतुष्ट और बेचैन दिखाई देते हैं। उनको रात को नींद नहीं आती, मन एक जगह टिकता नहीं है, और वह दिल्ली में जो मानसोपचारक आचार्य मारुति है उनसे मिलते हैं, और मारुति उनको सलाह देते हैं कि उनको विवाह और स्थिर जीवन जीना चाहिए। तो फिर वो सिनेमा में जाकर अपनी जो उर्मिला है उससे मुलाकात करते हैं, जो कि उनके बच्चे की माँ है। उर्मिला चाहती है कि राजा घर गृहस्थी के झंझटों में ना पड़े और आगे भी यात्राएं अपने जीवन की जारी रखें, और अब उत्तरी ध्रुव को जीत लिया है तो अब दक्षिणी ध्रुव जीतने के लिए जाएं। बाद में पता चलता है कि उर्मिला आचार्य मारुति की बेटी है। आचार्य चाहते हैं कि राजा और उर्मिला विवाह करके अपना घर बसा लें, लेकिन उर्मिला जो है वो अपने निर्णय पर अडिग रहती है। राजा को वो उनके लक्ष्य से रोकना नहीं चाहती, और जो राजा है वो परसों ही दक्षिणी ध्रुव जाने का फिर निश्चय कर लेते हैं, लेकिन प्रस्थान से पहले वो अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। पत्र में वो लिखते हैं कि उन्हें ये झूठी महिमा, जो संसार उनको एकदम महान समझने लगा है, वो उसको स्वीकारना नहीं चाहते। यह यात्रा उनकी संसार की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी कारणों से थी, और वह किसी भ्रम में जीना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार ये कहानी का सारांश आपने बताया। कहानी यहीं से शुरू हुई कि आचार्य राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव जीत कर आए, मन से बहुत परेशान है। उनको आचार्य मारुति के बारे में पता चलता है, उनसे मिलते हैं। आचार्य मारुति सलाह देते हैं कि उनको विवाह करना चाहिए और जिससे वो भाग रहे हैं उनसे मिलना चाहिए। तो जाकर उर्मिला से मिलते हैं, पता चलता है कि उर्मिला उनके बच्चे की माँ है जिससे उन्होंने विवाह नहीं किया। उर्मिला से वो जब कहते हैं कि अब हमें शादी करनी चाहिए, तो उर्मिला कहती है नहीं, तुम्हें घर गृहस्थी में नहीं फंसना है, तुम्हें जीवन में तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, तुम्हें उत्तरी ध्रुव को जीत लिया है, अब तुम दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर जाओ। फिर राजा रिपुदमन फिर मारुति से मिलते हैं और फिर पता चलता है कि उर्मिला तो उन्हीं की बेटी है। फिर उर्मिला को बहुत समझाने पर भी उर्मिला अपने निर्णय से बिल्कुल भी हिलती नहीं है, कहती है नहीं, राजा को अपने यात्रा पर निकलना होगा, यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, प्रेम का मतलब बांधना नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करती है। और राजा रिपुदमन फिर अगले ही दिन निकलने का निश्चय कर लेते हैं। राजा रिपुदमन जब निकलते हैं तो आपके फिर से अखबारों में धूम मच जाती है, लेकिन अचानक उसके अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि उन्होंने कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। पत्र में वो लिखते हैं कि यात्रा बिल्कुल निजी कारणों से थी, लेकिन लोगों ने उसको बड़ा करके उसकी जो उसको उनको एक महिमा का आपकी महान के रूप में दिखाया, उनको महिमा का पात्र बना दिया, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और ये कहते हुए कहानी खत्म होती है।
तो इसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहाँ जो लिखा है वही आप लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद उद्देश्य कहानी का। अब ये कहानी सारांश तो आपको पता है, जो कहानी में हुआ है वही आप अपने शब्दों में बताएंगे। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, जो आपको नया पता चल रहा है हर कहानी का। तो आज जो आपको नोट्स बनाने हैं वो क्या करने हैं, हर कहानी के जो उद्देश्य के बिंदु आपको पता चले। जो सबसे पहली कहानी बहादुर कहानी में जो उद्देश्य के 3 बिंदु मैंने आपको बताए, ऐसे ही जो लाठी कहानी है उसमें जो उद्देश्य है उसके 3 बिंदु, सिर्फ वो 3 शब्द ही लिखो, बाकी कहानी तुम्हारे दिमाग में है तुम उसको लिख लोगे, तो 3 शब्दों को लेकिन भूलना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो कहानी ध्रुव यात्रा कहानी है, इसके भी उद्देश्य के पॉइंट आपको दिमाग में रखने, बाकी तो उत्तर आप लोगों को मैंने इतनी बार बोल रखा है कि वो सुनते सुनते अपने आप याद हो जाएगा। इसमें लिखेंगे मानव जीवन की सच्चाई, आत्मसम्मान और लक्ष्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति को झूठी महिमा दिखावे के में नहीं फंसना चाहे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कई बार हम समझते हैं कि हमें खूब सफल होना है, खूब बड़ा आदमी बनना है, और इस रेस में हम इतने आपके जो है लगे होते हैं कि हम अपने दोस्त, अपने जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारा परिवार है, उनको छोड़ देते हैं। और ऐसे समय में जब आप सफल भी हो जाते हैं, आप खूब बड़े आदमी भी बन जाओगे, तो आप अकेला पाओगे, क्योंकि आपकी सफलता में आपके ना दोस्त साथ होंगे ना आपका परिवार साथ होगा, क्योंकि आपने जब उनको अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब आपने उनको समय ही नहीं दिया। तो यही ये कहानी में दिखाया गया है कि राजा रिपुदमन, जो कि पहले पूरी दुनिया में छाना चाहते थे, जब वो असल में आपकी जीत पर निकलते हैं तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके साथ अब उनका कोई परिवार का जिनसे वो प्रेम करते हैं वो कोई भी नहीं है। तो यही दिखाया कि हम बाहरी दुनिया हमें तब सफल मानती है, लेकिन हम असल में अगर अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, तो हम सफल थोड़े हैं। तो यहाँ व्यक्ति को झूठी महिमा और दिखावे में नहीं फंसना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। सच्चा प्रेम, उर्मिला हमें संदेश देती है कि सच्चा प्रेम है जो अपने प्रिय को बांध के नहीं रखता। उर्मिला कहती है कि भाई तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सबसे बड़ा है, तो मैं तुम्हें शादी के बंधन में फंसाकर तुम्हारे लक्ष्य से क्यों आपके ढिगाऊं। तो यहाँ प्रेम का मतलब अपने प्रिय को बांधना नहीं, बल्कि अगर उसका कोई लक्ष्य बढ़ा है तो उसकी राह खोल देना, उसको जाने के लिए आजाद कर देना। ये दूसरा इस कहानी का संदेश। तीसरा, महत्वाकांक्षा और गति का अर्थ केवल स्थान बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर के उद्देश्य और सत्य के प्रति अड़ग रहना है। महत्वाकांक्षा हमें बाहर की तरफ ले जाती है। मुझे लगता है आज मेरे पास 1 करोड़ है, कल 10 करोड़ होना चाहिए, फिर 20 करोड़ में आज यहाँ का मंत्री हूं तो कल मुझे ये करना है, यहाँ का मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें मैं बाहर तो खूब भटक लूंगी, लेकिन अंदर से मैं बेचैन रहूंगी। तो इसीलिए हमें बाहर की दुनिया में सफल होने से पहले बाहर में अपनी महत्वाकांक्षा और गति तलाश रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ, कल वहां पहुंच जाऊं, कल वहां पहुंच जाऊं। इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने अंदर के उद्देश्य, कि मेरा अंतर्मन क्या चाहता है, उस सत्य के प्रति मैं आपके जानूं, उसके प्रति अडिग रहूं, ना कि केवल बाहरी दुनिया के दिखावे में लगे रहना। स्थिरता और परिवर्तन दोनों जीवन के रास्ते हैं। असली निर्णय व्यक्ति की आत्मा की। आपको बाहर दुनिया क्या कह रही है, ये क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कर रहा है, मेरे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, दुनिया में सफलता किसे कहते हैं, इसके चक्कर में ना पड़कर आपके अंतर्मन क्या कहता है। घर वालों ने कहा साइंस लो, तुमने साइंस ले लिया, अब तुम्हें साइंस पढ़ने मजा ही नहीं आ रहा, तुम्हें जो है मजा कहानियां पढ़ने में आता है, जो है समाज के बारे में, सामाजिक विज्ञान पढ़ने में मजा आ रहा है। तो अब ये क्या होगा, तुम हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि तुमने दूसरों की सुनकर निर्णय तो ले लिया, लेकिन रहना तो तुम्हें अपने साथ है, तुम्हारा स्वभाव उसके हिसाब से है ही नहीं, तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। केवल ये सब्जेक्ट वाली बात नहीं है, जीवन में हर चीज में जब तुम दूसरों को देख करके अपना निर्णय लोगे तो तुम अंदर से हमेशा परेशान रहोगे। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय अपनी आत्मा की पुकार, हमारा अंतर्मन क्या कहता है, इसके आधार पर लेना चाहिए, ना कि समाज की अपेक्षाओं के आधार पर। तो कहानी यही बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय है स्वयं के साथ ईमानदार रहना। ठीक है, तो ये कहानी का उद्देश्य आप इसमें याद रखेंगे। अब आती है पंचलाइट कहानी, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आपकी पंचलाइट कहानी है। ठीक है, तो इन कहानियों का, वैसे अगर आप कहानी का उत्तर तैयार ही करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कि हमें बहुत ज्यादा याद नहीं होता है, वो कृपया क्या करें, वह सिर्फ आप लोगों के जो कहानी का सारांश है उसको लिखने का अभ्यास करिए। 1 से 1.5 पेज में आप हर कहानी के सारांश को लिखिए। ठीक है, उद्देश्य को छोड़ भी देंगे चल जाएगा, क्योंकि अथवा में आएगा। अथवा का मतलब है या तो उद्देश्य लिखना या सारांश, तो हम उद्देश्य में हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए शब्द हैं, जबकि सारांश तो हमें पता है, हमने सारी कहानियां पढ़ रखी है, इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसीलिए अपने शब्दों में जो लिखने वाले उत्तर है ये आपको तैयार कर लेने हैं। चलो, तो पंचलाइट कहानी में इसका सारांश तो आपको पता ही है कि इसमें आपके जो महतो टोला है वो आपके बिहार की एक कहानी है, एक आंचलिक कहानी है, जिसमें महतो टोला दंड जुर्माने के पैसे से आपके एक पंचलाइट मेले से खरीदता है। अब वो पंचलाइट गांव में आती है तो पूरे गांव में ऐसे उत्साह का माहौल है, ऐसा लगता है कभी उन्होंने पंचलाइट देखी नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, शाम को उसकी पूजा की व्यवस्था करी जाती है, पूजा की सारी चीजें होती है, कीर्तन मंडली सब तैयार है, लेकिन पंचलाइट जलाने का समय आता है तो किसी को जलाने ही नहीं आती है। ऐसे में आप सबके चेहरे का रंग उतर जाता है, लेकिन अचानक जो मुनरी है वो अपनी सहेली के कान में कहती है कि
कि गोधन जानता है, लेकिन गोधन वही व्यक्ति है जिसको पंचायत ने अपनी पंचायत बिरादरी से बाहर कर रखा है, क्योंकि वो पंचों के खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था, है ना, उनको सलाम वगैरह नहीं करता था, और उसको इस इल्जाम पर बाहर निकाला है कि वो मुंदरी को देख करके आपके गाना गाता था, सलमा सलमा करके कोई गाना गाता था, तो उसकी जो मुंदरी की माँ है उसने शिकायत करके उसको पंचायत से बाहर करवाया था। लेकिन आज पंचायत सोच रही है कि अगर दूसरी टोले वालों को पता चला कि हमको पंचलाइट जलाना नहीं आते तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि गोधन को ही बुलवाया जाए। गोधन को बुलवाने कोई सरदार जाता है तो गोधन वापस ही नहीं आएगा, भाई उसकी भी तो इज्जत है। तो फिर जिसने उसकी शिकायत करी है गुलरी काकी, वही जाती है और गोधन को मना के लाती है। गोधन सबकी नजर में हीरो बन जाता है, क्योंकि वो आते ही यहाँ पर जो है बिना स्पिरिट वगैरह के जो है वो पंचलाइट जलाता है, और जलाते ही पूरे गांव में फिर रौनक आ जाती है। पंच उसको कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ। गुलरी काकी रात को उसको डिनर पर बुलाती है, और इस तरीके से चोरी आपकी दोनों की नजरें, ये जो आपकी मुनरी है और जो गोधन है उनकी नजरें मिलती हैं, आंखों से आंखें चार होती है, और कहानी जो है आपकी दी एंड हो जाती है। इसको अपने शब्दों में बता देना है, ठीक है। हाँ, ये देखो हुक्का पानी बंद कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो सारांश तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक। बेटा अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कृपया केवल सारांश को ही तैयार करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य कैसे लिखेंगे इसका। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट एक गांव की कहानी है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संदेश दिया है। इस कहानी में दिखाया है कि गांव के लोग कैसे जात पात और पुराने रिवाजों के कारण आपस में बटे हुए हैं। जैसे इसमें जातियों के हिसाब से टोला है, राजपूत टोला है, ब्राह्मण टोला है। ब्राह्मण टोले का व्यक्ति राजपूत टोले का मजाक उड़ाएगा, राजपूत टोले का ब्राह्मण टोले का उड़ाएगा। तो लोग आपस में जात पात के कारण बटे हुए हैं, ये दिखाया है। गोधन जैसे बेचारा जो होशियार लड़का है उसको सिर्फ इसीलिए जाति से बाहर कर दिया क्योंकि वह मुनरी को देखकर फिल्मी गाना गाता है, इस कारण उसको बाहर कर दिया। लेकिन जब पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है तो किसी को पंचलाइट जलानी नहीं आती, तब वही आपके गोधन को बुलवाया जाता है ना। गोधन अपनी समझदारी और हुनर से बिना किसी स्पिरिट के पंचलाइट जला देता है और लोग उसकी अहमियत समझते हैं, उसकी गलती माफ कर देते हैं। तो कहानी बताती है कि कैसे जरूरत पड़ने पर समाज आपको अपने पुरानी सोच और पुराने भेदभाव को बदल देता है। हुनर या योग्यता जात पात से ऊपर होती है। लेखक यह भी दिखाना चाहता है कि आज भी कई गांव रूढ़ियों और अज्ञानता और जातिवाद में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर समाज चाहे तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है। निष्कर्ष कहें तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हमें अपनी पुरानी परंपराओं, जात पात की दीवारों को तोड़कर इंसान की योग्यता को पहचानना। इन 3 शब्दों को याद रखेंगे तो पूरी कहानी का उद्देश्य आसानी से लिख पाएंगे, ठीक। तो अब फाइनली क्या क्या बातें आपको इसमें नोट डाउन करनी है। इनमें एक आप लोगों को जिसकी जैसी योग्यता हो। देखो यहां पर आपके सवाल पेपर में आता है सारांश, या तो आएगा कहानी का सारांश लिखिए, या तो क्या आएगा कहानी का सारांश लिखिए, कहानी का सारांश लिखिए आएगा, या आएगा कि कहानी की कथा वस्तु लिखिए, कथा वस्तु लिखिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है कहानी को अपने शब्दों में आपको सुना देना है। इंपॉर्टेंट कहानियां कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट कहानियां, एक कहानी आप कोई इसमें छोड़ सकते हैं, जिसको जो मुश्किल लगती है वो छोड़ दो। जैसे आपको लगता है कि मैं पंचलाइट बहुत अच्छे से कर सकता हूं, और कौन सी बहादुर कहानी मुझे अच्छी लगती है, लाटी कहानी मुझे अच्छी लगती है। इन तो तीनों कहानियों को तैयार कर लीजिए, ध्रुव यात्रा को छोड़ दीजिए, है ना। इसका सारांश तैयार कर लीजिए। इसका क्या करना है, सारांश तैयार कर लेना है, बस आपका काम हो जाए। जिसको लगता है मुझे सारांश वारांश लिखना नहीं आता, मैं तो उद्देश्य लिखूंगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो इन तीनों ही कहानियों का जो उद्देश्य है वो तैयार कर लेगा। लेकिन पेपर में दोनों में से एक ही आपको करना होता है, ठीक। तो जिसको ध्रुव यात्रा छोड़नी है, ध्रुव यात्रा मुश्किल लग रही है, छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। पेपर में यही तीनों आपके अथवा में आएगा तो आपका पेपर में सवाल फंस जाएगा, ठीक। अब आप देख लो कि अगर आप ये वाले हैं, उद्देश्य वाले हैं, तो तीनों कहानियों के उद्देश्य को लिखिए और फिर खुद ही समझिए कि यार ये सही है। अगर मैं इस पेपर को चेक कर रहा होता और किसी बच्चे ने ये आंसर लिखा होता तो मैं पूरे 5 नंबर देता। अगर कोई कमी लगती है तो सुधार कर लीजिए, नहीं लगती है तो बढ़िया। इसको भी ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा पेपर में छाप के आना है, अपने शब्दों में कुछ बातें क्लास की, कुछ जहां पर मुश्किल लग रहा है उसको अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ करके आपको तीनों कहानियों के उद्देश्य तैयार कर लेने। जिसको लगता है हमें ये नहीं आता है, वो इन तीनों कहानियों को अपने शब्दों में सारांश पीडीएफ में होगा, आप उसको और छोटा करके अपने शब्दों में बता सकते हैं। पेपर में 2 कहानियां आती है ना, पेपर में 2 कहानियां आती है। जैसे आएगा बहादुर कहानी अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। यह आएगा पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का आपके सारांश लिखिए। तो ये आपके अथवा में आएगा, है ना। 2 कहानियां इसमें से आएगी, तो इसीलिए 3 आप लोग कर लेंगे, एक को छोड़ देंगे तो काम आपका हो ही जाएगा, क्योंकि एक तो फंस ही जाएगा आपका, ठीक। अथवा में अगर ध्रुव यात्रा ही तो डालेगा तो ध्रुव यात्रा डालेगा, तो अथवा में आपने ये तीनों ही पढ़ रखा है, ये तीनों ही आप कर लेंगे, ठीक।
दो याद है, एक करना है। बहुत बढ़िया भैया, जिसको दो याद है एक और कर लेना तो तुम्हारा 5 नंबर का इधर हो जाएगा मामला सेट। तो अब हमारे पास 10, 6, 16 और 5, 21, 21 नंबर फाइनल कर दिए है ना। तो इस 21 नंबर को अच्छे से तैयार कर लेना। कल हम क्या करने वाले हैं, कल आप लोगों के, अब मैं आपको गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के लिए दो चैप्टर का माइंड मैप करेंगे। कल हम करेंगे राष्ट्र का स्वरूप, इसका माइंड मैप, और इसके साथ गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा कौन सा था, रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो कल हम रॉबर्ट नर्सिंग होम और इसके दोनों का माइंड मैप की मदद से पूरा चैप्टर का की पॉइंट्स याद कर लेंगे। उसके बाद दोनों के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है, ये हम लोग और इसके साथ गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा कौन सा था, रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो कल हम रॉबर्ट नर्सिंग होम और इसके दोनों का माइंड मैप की मदद से पूरा चैप्टर का की पॉइंट्स याद कर लेंगे। उसके बाद दोनों के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे। फिर उसके बाद अगले दो चैप्टर, गद्य खंड 3 दिन में खत्म। फिर पद्य खंड में भी ऐसे दो चैप्टर करके पद्य खंड को खत्म करेंगे। फिर दो चैप्टर करके संस्कृत खंड को, और इस तरीके से 30 से 35, 40 दिन में आपका पूरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर जब आपके क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा, है ना, आपकी मैराथन भी पद्य खंड की हो जाएगी। तो फिर इंपॉर्टेंट बीच बीच में कुछ ना कुछ आता रहेगा आपका। एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, तो सोच लो अभी इसी टॉपिक को मुझे ना जाने कितनी बार और पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीरीज, कुछ ना कुछ नया आप लोगों के आता रहेगा। लेकिन जिसने एक बार पढ़ लिया होगा, उसका हर बार जब नई क्लास आएगी तो उसको केवल रिवीजन करना होगा। आप हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं, बिना हेडिंग डाले भी, आपको जैसे अच्छा लगता है, दोनों तरीके सही हैं। बस ऐसा ना करना कि हेडिंग डाल के नहीं लिख रहे हैं तो खिचड़ पिचड़ कर दी, ऐसे पूरा ये एक के बाद एक थोड़ा सा स्पेस दे करके 2-4 लाइनें लिखी, फिर 2 लाइनें छोड़ी, फिर 2-4 लाइनें लिखी, फिर थोड़ा लाइनें छोड़ी। तो ऐसा थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखना, पूरा किचड़ पिचड़ ऐसा मत कर देना, है ना। अगर हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं फिर तो पता चलता है कि ठीक है ये हेडिंग डाली, फिर 2-4 लाइनें लिख रही, फिर ये हेडिंग डाली। वो जो हेडिंग नहीं डाल रहा है वो 2-4 लाइनें लिख करके फिर 2 लाइनों की जगह फिर 2-4 लाइनें, फिर थोड़ी जगह, तो ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को आपका उत्तर अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन पूरी खिचड़ी से यहाँ से यहाँ तक पका दी तो एग्जामिनर उसको पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो वो आपको 5 में से 5 नंबर नहीं देगा, 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पॉइंट्स में लिखा होगा तो वो एक आध कोई पॉइंट आपका पढ़ लेगा, और आप लोगों को वो पूरा अच्छा, एक पॉइंट उसने पढ़ा अच्छा लगा तो वो आपको पूरा उत्तर नहीं पढ़ता, फिर वो पूरे 5 नंबर देकर के आगे बढ़ जाता है। ये तरीका होता है कॉपियां चेक करने का, ठीक है। चलिए, तो क्रैश कोर्स में आप लोगों के जो भी पढ़ाया गया है इसके पीडीएफ डाउनलोड करके इसके नोट्स बना लीजिएगा। कल आपसे मिलती हूँ। रात की क्लास का आपसे वादा है, मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो रात आएगी जिस दिन हमें उल्लू की तरह जागना है। तो फिलहाल अभी दिसंबर में 7 दिसंबर को कुछ बच्चों का एग्जाम है टीचिंग वालों का, तो उनकी क्लासेस ज्यादा चल रही है, इसलिए मैं रात को नहीं जाग पाऊंगी। उनकी दिन में मुझे 5-6 घंटे क्लास लेनी पड़ती है रोज, तो इसीलिए मैं इसको दिन में ही रख रही हूँ, क्योंकि संडे का दिन में फ्री हूँ। लेकिन हाँ, रात वाली जो मैराथन है वो मैं आप लोगों की बाद में, दिसंबर में जब उनका एग्जाम हो जाता है तो दिसंबर के अंत में एक दिन रखेंगे बढ़िया से, जिस दिन रात भर जाग करके एक बार जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी डिमांड के हिसाब से आएंगे, उसकी एक मैराथन रात को बिल्कुल एकदम, कितने बजे आप लोगों का भूतों का समय कितने बजे होता है, 12-1 बजे ना, उसी समय पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग फिर कहोगे रात को बोला था और पढ़ाया नहीं, इसीलिए दिसंबर जनवरी का इंतजार करिए। बढ़िया एक दिन आप लोग रजाई में घुस के क्लास देखना, और मैं यहाँ रजाई में घुस के पढ़ाऊंगी ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। पीडीएफ आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। मुलाकात कल शाम को 4 बजे होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।